हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया से भारत की ओर जितने भी इन्वेस्टर्स हों या विश्व के जो लीडर्स हैं वो भारत की ओर लगातार आ रहे हैं। और मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट होने जा रहा है, जो कि 16 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक जो है दिल्ली के अंदर होने वाला है। इसको ही लेकर के, और यही नहीं, आप देखेंगे लगभग 12 महीने के बीच में ही लगभग 18 से ज्यादा वैश्विक डील जो है वो भारत कर चुका है। अब ऐसी जब डील होती है कि जो भारत को आने वाले 10 साल के बाद में एक वैश्विक स्तर पर ला करके वहां खड़ा कर देगी, जहां पर 2000 के आसपास आप जानते हैं कि चाइना 1.5 ट्रिलियन के अप्रोक्सीमेट इकोनॉमी थी, वहां से आज 26 साल के बाद लगभग 18 से 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। वहीं अगर आज भारत लगभग 4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो अगर ये कार्य आज जो भारत में हो रहे हैं, आज से 10 साल बाद, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 2035 तक भारत बन जाएगा 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, वही होता हुआ आपको दिखेगा। और जो हमने कहा है वो उससे भी कहीं ज्यादा भारत परफॉर्मेंस करता हुआ दिखेगा। इसको लेकर के चाइना के जो माथे पर पसीना आ चुका है और चाइना बिल्कुल चिंता में आ चुका है, और उसको लग रहा है कि देखिए अब चाइना का जो समय है वो जा चुका है और भारत जो है लगातार इससे जो है ग्रोथ करने वाला है। और चाइना को छोड़ करके, क्योंकि पहले हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे और हो सकता है कि 2040 और 2047 तक, यानी कि जब तक भारत अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय तक भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसको लेकर के चाइना बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट है। और इसका फ्रस्ट्रेशन का कारण और भी 2-3 कारण है, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। एक कारण तो यह है कि चाइना चाह कर भी, चाहे तो डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी दिखा ले, लेकिन चाह कर भी भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, लगभग अभी जो बजट के अंदर कितनी बताई है, 7.2%, लेकिन असलियत में ये जो है वो 8% के अप्रोक्सीमेट है। और साथ ही साथ आने वाले समय में जिस तरीका से भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है लगातार, पिछले अगर 8 से 10 महीने में आपने अगर ट्रैक किया हो, तो जिस तरीका से इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर हुआ है, उसको देख करके लगेगा आपको कि 10% का ग्रोथ रेट हम अचीव करने वाले हैं। जब चाइना ये देखता है तो उसका जो दिमाग है वो खराब हो जाएगा। कारण ये है कि ये चाइना कर ही नहीं सकता। आप कहोगे कि आप कैसे कह सकते हो ये चाइना कर ही नहीं सकता? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आप जानते होंगे कि लेबर पार्टिसिपेशन जो एज है चाइना के अंदर, आप जानते हैं कितना है? वो है 39 ईयर। यानी कि जो लोग कार्यशील जनसंख्या, आप जानते हैं किसी देश की कार्यशील जनसंख्या जो होती है वो इंजन होता है ग्रोथ का। उसी की अगर एवरेज एज कितनी है, 39 वर्ष है, तो आप सोचिए किस तरीके से जीडीपी ग्रोथ आ पाएगा? कभी भी नहीं आ पाएगा। चाइना कहता है कि मेरा जो ग्रोथ रेट है वो 5% है, जो कि सरासर झूठ है। इसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर के आऊंगा, और पहले भी वीडियो मैंने बनाई है कि ये झूठ क्यों है। ये झूठ हर तरीका से है, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा दुनिया के अंदर बैठे हुए जो विशेषज्ञ हैं और न्यूज़पेपर्स, मीडिया आउटलेट्स जो है वो कह रहे हैं कि चाइना झूठ बोल रहा है, लगातार गलत पेपर जो है वो ला रहा है मार्केट के अंदर। आइए देखते हैं। और देखिए आप, एक तो ये हो गया। अब आपकी जो एवरेज जनसंख्या, अगर जिसका जो वर्कशील का पॉपुलेशन जो है, अगर वही 39 वर्ष उसकी आयु है एवरेज, तो आप समझिएगा जीडीपी में तो ग्रोथ रेट आपका आएगा नहीं। आइए दूसरा, भारत जो है उसका जो कार्यशील जनसंख्या है, उसका जो एवरेज एज है वो कितना है? 28 वर्ष। कितना है? 28 वर्ष। अच्छा, एक मजे की और बात बताता हूं आपको, तीसरा, इसे समझिए। भारत के अंदर लगभग हर 2 साल में, कितना? हर 2 साल में 2.5 करोड़ जनसंख्या, कितनी? 2.5 करोड़ जनसंख्या भारत के अंदर पॉपुलेशन में ऐड हो जाती है। और ये जो जनसंख्या है इसकी जो एवरेज एज है, पता कितना है? इसका भी एवरेज एज कितना है? 28 वर्ष है। गूगल करके इसको पढ़ना। आप सोचिए कि भारत को इस तरीका का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनसांख्यिकी लाभांश अगर भारत को मिल रहा है, पूरी दुनिया में ही कहीं भी नहीं है। एलोन मस्क को आप जानते होंगे, एलोन मस्क ने कहा है कि यह शताब्दी भारत की होने वाली है। कारण यह है कि पश्चिम के अंदर डिमांड ही नहीं है, पॉपुलेशन है ही नहीं। आप जानते हैं जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का और अमेरिका का जो एवरेज पॉपुलेशन कितना है, जो वर्कशील पॉपुलेशन है, एक का है 44 और एक का है 40। आप सोचिए, ये लोग हैं कार्यशील जनसंख्या, ये क्या ही इकोनॉमी को बढ़ा पाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि लगातार जो जीडीपी है वो नीचे जा रही है। क्यों? क्योंकि जीडीपी बढ़ती है कंजप्शन से और प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन होगा, उसका कंजप्शन होगा, तो जीडीपी बढ़ेगी। अब ये बुजुर्ग लोग सोचिए क्या ही कंजप्शन करेंगे, इनको तो गोली चाहिए, इसको दवाई चाहिए, इसको बीपी मापने का मीटर चाहिए। अब ये मोबाइल नहीं चलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं चलाएगा, इसको 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप नहीं चाहिए गेमिंग खेलने के लिए, तो जीडीपी कहां से बढ़ेगा? सोचिए, इसके लिए कंजप्शन चाहिए। आइए चौथा आंकड़ा देखिए। भारत के अंदर 2029 तक, लगभग 2029 तक 100 करोड़ लोग, कितना? 100 करोड़ लोग क्या होंगे? ऐसे होंगे जो मिडिल क्लास फैमिली में आएंगे। कितना? मिडिल क्लास के अंदर आएंगे। और आप जानते हैं कि मिडिल क्लास का मतलब है
कंजप्शन बेस्ड फैमिली, कंजप्शन, यानी कि आप सोचिए 2029-30 तक 100 करोड़ लोग मिडिल क्लास में आ चुके होंगे कि जिनका कंजप्शन कितना हैवी होने वाला है। तो आप जो शुरू में मैंने लाइन बोली थी कि सीईओ हो या विश्व के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो भारत के अंदर क्यों आ रहे हैं, क्यों इतनी बड़ी बड़ी महाडील जो हो रही हैं, उसका कारण है कि ये शताब्दी भारत की है। सारे आंकड़े ये दिखाते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इंडिया की इकोनॉमी का गोल्डीलॉक जोन, और ये जो गोल्डीलॉक जोन है इस समय ऐसा हो चुका है कि भारत के जो फोरेक्स हैं वो हाईएस्ट हैं, लगभग 723 बिलियन डॉलर हैं। उसी तरीका से आप देखोगे कि भारत की, अब ये तो एवरेज मैंने सारा आपको बताया है, ये किसी देश के हाथ में नहीं होता, लेकिन भारत का ये है। साथ ही साथ आप देखोगे कि भारत के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो 2014 के बाद में बनी हुई है और आगे और भी ज्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है। अब जब ये ऐसी कंडीशंस हैं, आप सोचिए कि भारत के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो लगभग 4 + 2 माइनस होना चाहिए, यानी कि 4 में 2 जोड़ कर 6 या तो 4 में से 2 घटा करके 2, इसके बीच में होना चाहिए। भारत के अंदर पता है कितना है? 1.5, यानी कि आप सोचिए कि 1.5 का मतलब ये होता है कि अब भारत के अंदर डिमांड है, क्योंकि जीडीपी क्या कह रही है? जीडीपी कह रही है कि डिमांड तो है, क्योंकि 7-8% से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन फिर भी कम है, इसका मतलब यह है कि प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री के अंदर। आप सोचिए कि प्रोडक्शन भी हो रहा है, कंजप्शन भी हो रहा है, तो अभी अर्थव्यवस्था तो तेजी से बढ़नी है। तो ये जो कंडीशन है इसको देख करके चाइना कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए पूरी तरीका से चाइना हो चुका है फ्रस्ट्रेट। और चाइना जब फ्रस्ट्रेट हो चुका है तब आप सोचिए कि उसका दिमाग में क्या आ रहा है। लेकिन इससे हम जवाब दे पाए उससे पहले मैं आपको लेकर के चलूंगा, आपके पास 2 क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चंस का आप जो अपने दिमाग में थोड़ा सा जवाब सोचें, और वास्तव में जब आप ये पूरा लेक्चर देखेंगे तो इन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर आपको मिल जाएंगे, और हो सकता है कि आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जानते भी हों। लेकिन आप देखें पहले इसको। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और ग्रीस के संबंधों में आई तेजी चीन अपने किस प्रोजेक्ट के लिए बड़ा खतरा मानता है? क्योंकि ग्रीस जो है यूरोप का गेटवे है, इसीलिए चाइना अपने एक प्रोजेक्ट को खतरा मानता है। और 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और दूसरा है परस्यू पोर्ट्स द मोनोपोली, दूसरा विकल्प है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जिसे बोलते हैं INST, स्वेज कैनाल अथॉरिटी पैक्ट्स, और ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। तो एक क्वेश्चन तो ये है। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन ये है जिसको आप पता भी हो सकता है, नहीं तो आपको सारा आंसर तो मिल ही जाएंगे, लास्ट में दोनों के आंसर भी मिल जाएंगे व्याख्या के साथ। कनाडा और अन्य पश्चिमी देशों ने अमेरिका की अनिश्चितता यानी कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी को देखते हुए भारत के साथ संबंधों के लिए किस कूटनीतिक शब्द, यानी कि कूटनीतिक शब्द जो है इसका प्रयोग किया है? और आपको बताना है कि ये जो कूटनीतिक शब्द है इनमें से कौन सा है। पहला है ग्लोबल साउथ लीडरशिप, दूसरा है मिडिल पावर सॉलिडिटी, तीसरा है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पैक्ट, और चौथा है इंडो पैसिफिक अलायंस। तो आंसर आप सोच लीजिए, आपको इस लेक्चर के अंदर ही इनके आंसर मिल जाएंगे। आइए देखते हैं आज का जो लेक्चर है इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसा आपको मैंने बताया अब आप समझ चुके होंगे। देखिए पिछले 8 महीने में भारत ने 12 ऐसे प्रमुख समझौते किए हैं जो राष्ट्र हित और को सर्वोपरि रखते हुए China+1 यानी कि China+1 की नीति पर काम करते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि China+1 क्या है, देखिए China+1 ये है कि जो सप्लाई चेन है वो चाइना पर निर्भर ना हो, चाइना के साथ कोई दूसरा भी हो। और दूसरे अगर ऐसा दूसरी ओर से पलट के देखोगे तो ये है कि चाइना ही नहीं है, भारत भी उसका एक विकल्प है। क्लियर है मेरी बात? समझ गए आप? नहीं समझे भी? देखिए China+1 का यह है कि सप्लाई चेन में चाइना ही नहीं एक और विकल्प है, समझ गए? वो कौन है? वो भारत है। और अगर हम भारत की सप्लाई चेन की बात करें तो भारत ऐसा देखता है कि हमें चाइना पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमको एक और देश चाहिए या एक और ऐसी केंद्र चाहिए जहां पर हम अपने एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हो और वहां से इंपोर्ट भी कर सकते हो। क्लियर है? आइए देखते हैं। वैश्विक कूटनीतिक और रणनीतिक जीत, 8 महीने में 12 प्रमुख समझौते, और जिनमें क्या है? पहला है राष्ट्र के हित सर्वोपरि, और दूसरा क्या है? China+1। देखना आगे देखेंगे। राष्ट्रीय हितों पर अड़िग विदेश नीति, यानी कि चाइना लगातार ये देख रहा, चाइना हो या अमेरिका हो, कि अब भारत जो है अपने राष्ट्रीय हितों से बिल्कुल समझौता नहीं करेगा। और अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई थी आपने देखा कि किस प्रकार से अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनको अपनी मुंह की खानी पड़ी, और जो उनकी फैक्ट शीट व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर देखी आपने, उसमें उन्हें क्या करनी पड़ी? एडिटिंग करनी पड़ी। यानी कि जो उन्होंने बोल दिया था कि देखो $500 बिलियन का भारत हमसे आयात करेगा, और उन्होंने बोल दिया रूस से तेल नहीं खरीदेगा, उन्होंने ये भी बोल दिया कि हमारी दाल वगैरह सब भारत में बिकने वाली है, यानी कि फूड हो, एग्रीकल्चर हो या उनका डेयरी प्रोडक्ट, सब खोल दिया, ऐसा बोल दिया। लेकिन भारत ने क्या कहा? भारत के एनएसए ने बोला मार्को रूबियो से कि देखिए आपके जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कुछ भी बोल रहे हैं, अगर आप ये उनको नहीं रोकते हैं तो हम अपने जो रिश्ते हैं उनको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, और हम जब राष्ट्रपति चले जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद में आगे बढ़ाएंगे इनको। आप सोचिए इस तरीका की भाषा का प्रयोग करना अपने आप में बताता है कि भारत की जो आज विदेश नीति जो है, फॉरेन पॉलिसी जो है, वो इंडिया के हितों पर सेंट्रिक है, ना कि अमेरिका को खुश करने के लिए या फिर किसी के दबाव में नहीं है। आइए
सप्लाई चेन का भारत की जो स्थानांतरण, यानी कि एक तरीका से भारत जो है वो चाइना का विकल्प बनने जा रहा है। और मैंने सारे आंकड़े आपको इसीलिए बताए हैं कि ये आंकड़े कहते हैं कि अब चाइना चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। आइए, भरोसेमंद एंकर, यानी कि रिलायबल एंकर जो है भारत उसकी भूमिका निभा रहा है। आप देखते होंगे कि रूस जो है वो अपने ही अलग तरीका से किस तरीका से वो ट्रस्ट डेफिसिट है एक तरीका से भी, कि भी रूस की जो छवि है अमेरिका ने 1991 से पहले भी और 1991 के बाद भी बिगाड़ करके रखी हुई है कि यूरोप के देशों को डराता रहा कि देखिए आप नाटो के अंदर आइए, नहीं तो रूस आपको कैप्चर कर लेगा। और ये जो इस तरीका का जो डर है, यानी कि रूसोफोबिया आप इसे कह सकते हैं, इसकी वजह से रूस के साथ वेस्ट के जो कंट्री है वो बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं करते। उसके बाद में आता है चाइना। अब चाइना आप जानते हैं कि पॉलिटिकल जो सिस्टम है उनका बिल्कुल अलग तरीका का है। वहां पे वन मैन आर्मी होती है और इस तरीका से अगर आप देखा जाए तो चाइना की हरकतें ऐसी रही हैं कि उन्होंने जिस तरीका से पूरी दुनिया को क्रेडिट के अंदर फांस करके उनके पोर्ट्स, उनके देश के अंदर सर्वाइलेंस किया है, बीआरआई के अंदर देशों को जो है कर्ज में फांस दिया है, डेट ट्रैप में फांस दिया है, उसको देखते हुए भी ये जो कंट्री है पूरी दुनिया के वो चाइना पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते, कहते कि देखो ये तो फ्रॉड कंट्री है। आगे देखेंगे, यानी कि एक जो कंट्री है वो आता है भारत। और भारत आप जानते होंगे कि भारत का सिविलाइजेशनल एक रिच है और भारत के ऊपर एक ही बात है, वो है हम एक ट्रस्ट सरप्लस में जीते हैं। याद रखना, जैसे चाइना ट्रेड सरप्लस में जीता है ना 1.1 ट्रिलियन के, उसी तरीका से भारत जो है अपने ट्रस्ट सरप्लस के अंदर जीता है। यानी कि दुनिया में पूरी दुनिया से जो है लोगों का जो विश्वास है वो खत्म हो रहा है। यानी कि अब अमेरिका के ऊपर नहीं रहा विश्वास। आप जानते होंगे कि जिस तरीका से डॉलर का वेपनाइजेशन किया अमेरिका के द्वारा, अब सारी दुनिया अमेरिका पर विश्वास नहीं करती। उसी तरीका से ना तो चाइना पर होता है, चाइना को तो एज ए जानते ना आप, जैसे गली का गुंडा होता है ना, इस तरीका से देखते हैं लोग। देश जो है जानते हैं कि भाई ये बिल्कुल ही हमें बर्बाद कर देगा। तो अब सोचिए, भारत एक वैश्विक एंकर की भूमिका में आ चुका है और भारत का जो अपना पॉलिटिकल सिस्टम हो या हमारी अपनी सिविलाइजेशनल वैल्यू हो, उनको देखते हुए दुनिया हम पर विश्वास कर रही है, चाहे तो वो ग्लोबल साउथ की कंट्री हो या फिर वेस्ट की कंट्री हो। तो भारत एक तरीका से एक जो है रिलायबल एंकर बन चुका है। तकनीकी और रक्षा आत्मनिर्भरता, आप जानते हैं कि भारत जिस तरीका से भारत के अंदर निवेश हुए हैं, भारत अपनी बाउंड्रीज को और अपनी जो रक्षा है वो करने में बिल्कुल सक्षम है। तो आप सोचिए कि जिस देश के पास इतनी क्षमता हो कि जो चौथी रैंकिंग में आता हो, यानी कि फायर पावर इंडेक्स आप जानते हो जो सिप्री के द्वारा लॉन्च किया जाता है, यानी कि सिप्री ने बताया कि भारत का जो पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान है। यानी कि अगर एयरफोर्स को देखा जाए तो चाइना से ऊपर है हमारा। तो अब ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे देश के ऊपर कौन विश्वास नहीं करेगा। तो अब चाहिए तो चाहे तो वो यूके हो या तो फ्रांस हो, चाहे तो जर्मनी हो, यूरोप के जितने भी कंट्री हैं, अब यूरोपियन यूनियन के साथ ही पूरी की पूरी साझेदारी हो चुकी है, या फिर मिडिल ईस्ट के कंट्री हो, जीसीसी, ओपेक, ये सारे कंट्री जो हो ये सारे के सारे भारत में आ रहे हैं और लगातार जो है एफटीए हमारे साथ साइन कर रहे हैं। और इसको देखते हुए चाइना सिर्फ आंख मल रहा है, क्योंकि आप जानते होंगे मैंने एक वीडियो बनाई थी गेम थ्योरी के ऊपर। गेम थ्योरी ये कहती है कि शॉर्ट टर्म में आप जीत भी जाओ, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो हमेशा वही है कि आपकी जो उदारता है, आपकी जो ईमानदारी है, यानी कि आपका जो ट्रस्ट है, वही लॉन्ग टर्म में आपको जो है फायदा देने वाला है। और भारत के साथ यही, और मैंने वीडियो बनाई थी तब भी मैंने बोला था कि देखिए चाइना के द्वारा जो किया गया है वो सिर्फ उनका गेम थ्योरी में वही है कि जो पहली बार चीट करेगा वो क्या रहेगा, वो फायदा में रहेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो भारत ही जीतेगा। पूरी दुनिया में एक बात याद रखना, आप हो या हम हो, कोई भी हो, लेकिन एक बात याद रखना कि हमेशा जीत एक ही बात की होती है, वो होती है सत्य की। वो देशों के बीच में भी होते, वो धोखा थोड़ी देर के लिए जीत सकता है, लेकिन धोखे के ज्यादा पैर नहीं होते, उसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती, लेकिन जो सत्य होता है वो बहुत लंबा, सदियों सदियों चलता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत जो है वो इसी तरीका का कंट्री है। चाइना का जो थिंक टैंक है, यानी कि जो विचारशील जो ग्रुप है, वो इसको लेकर के चिंता में है। आइए, अब आपको कुछ मिला होगा इसका आंसर, नहीं तो आपको लास्ट में इसका आंसर मिल जाएंगे। आप अपने दिमाग में दोनों क्वेश्चंस रख लेना। आगे देखना, इसको देखिए। चीन के अंदर ये जो मीडिया में एक खलबली जो देखने के लिए मिल रही है वो क्या है, दुश्मन की जुबानी। चीन के थिंक टैंक सब हैरान हैं और भारत विरोधी जो गुट थे पहले, जैसा कि आप जानते हैं बीबीसी रहा हो या अल जजीरा रहा हो, जो बात बात पर भारत की आलोचना करते थे, लेकिन आज जो है या अगर वो आलोचना नहीं करते तो कुछ भी या तो शांत रहते हैं या प्रशंसा करते हैं। मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि देखो जैसे ही कतर के साथ उनकी एलएनजी के लिए और हमारे यूपीआई के साथ इंटीग्रेशन हुआ है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो अल जजीरा है उसके स्वर बदल जाएंगे। मैंने ये भी बताया था कि देखिए जैसे ईयू के साथ में हमारी जो डील साइन हुई है, बीबीसी के सुर आप बदलते हुए देखने वाले हैं। और वही आप देख रहे होंगे कि लगातार उस राह पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही स्टेट फंडिंग ये जो मीडिया आउटलेट्स हैं। देखना,
8 महीने और 12 एग्रीमेंट्स, पिछले 8 महीने में 12 एग्रीमेंट्स हुए हैं और ये अपने आप में साधारण डील नहीं है, ये अपने आप में ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करने वाली डील है, कोई छोटी मोटी डील नहीं है ये 12। अब भारत दरवाजे खटखटा नहीं रहा है, सीधा सीधा क्या है, दरवाजे तोड़कर अंदर आ रहा है। यानी कि भारत पहले वही था, आप जानते होंगे कि एक गाना भी है कि कुंदी ना खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। सीधा सीधी बात है कि भारत वो राजा है जिससे पूरी दुनिया कह रही है कि कुंदी खटकाने की जरूरत नहीं है, आइए सीधा, आपका स्वागत है। और यही जो है भारत की अपनी एक विशेषता है। फ्रस्ट्रेशन, यानी कि फ्रस्ट्रेशन किसको है, बीजिंग, यानी कि चाइना पूरी तरीके से गुस्से में लाल है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं, उसका जो है डाउनग्रेड आएगा, उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं करेगा। जिसके पास में वर्कशील कार्यशील जनसंख्या ही ना हो, वो क्या ही उन्नति करेगा, आप सोचिए। ये कुछ है, जैसे मैंने आपको बताया कि 8 महीने में 12 कुछ डील हुई है। जैसे जून के अंदर आपने देखा, जून 2025 में साइप्रस के साथ, पहले यूके के साथ हुआ था जुलाई में, उसके बाद में देखना अक्टूबर में EFTA यानी कि जिसके अंदर आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इसके साथ हुआ था। उसके बाद में दिसंबर में ओमान के साथ हुआ। जनवरी में तो अभी आपने देखा 2026 में ये अब यूरोपियन यूनियन के साथ ही हो गया। और फरवरी में आपने देखा होगा कि USA के साथ हुआ है, मलेशिया के साथ हुआ है, ग्रीस के साथ हुआ है, ब्राजील के साथ हुआ है। और आने वाले समय में अभी देखना GCC के साथ होने वाला है, कनाडा के साथ होने वाला है, OPEC के साथ होने वाला है। तो ये आगे बढ़ेगा। न्यूजीलैंड भी इसमें से छूट गया है, न्यूजीलैंड के भी साथ हुआ है अभी दिसंबर में। तो आप सोचिए, अच्छा वो MOU हुआ है, मसला फाइनल हो चुका है। आगे देखना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, दिल्ली में होने वाले समिट, जो मैंने अभी आपको बताया शुरू में जब मैंने ओपनिंग की थी, तो मैंने बताया था कि समिट होने वाला है कि जो 16 से लेकर के 20 फरवरी तक चलने वाला है, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति जो मैक्रोन है वो शामिल होने वाले हैं और एनवीडिया वगैरह जो है उनके CEO और 100 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष और ये CEO वगैरह ये उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यूरोप का गेटवे चीन का डर, यानी कि चीन, ग्रीस केवल घूमने की जगह नहीं है। ग्रीस जो है IMEC, आप जानते हैं IMEC क्या है, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर है इसको लेकर के चिंता में है, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना का BRI है। BRI क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और इसके द्वारा ही चाइना के द्वारा पूरी दुनिया को जो है डेट ट्रैप में फंसाया गया। लेकिन अब वो ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं। देखिए चीन का BRI प्रोजेक्ट, ग्रीस के जो पेरुसो पोर्ट जो है, इसको लेकर के आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा इसको लेकर के फ्रस्ट्रेट है चाइना भी। भारत ने वहां एक डिफेंस और इंडस्ट्रियल एग्रीमेंट करके चीन का जो है वो बैकयार्ड में ही सेंध लगा दी है। चीन ने ग्रीस के साथ में ये जो समझौता किया है, इससे चाइना चिंतित है। स्ट्रेटेजिक बाईपास, भारत ने स्वेज नहर यानी कि स्वेज कैनाल और चीन के ट्रेड रूट दोनों का जो विकल्प है उसको ढूंढ लिया है। इसको लेकर के भी बहुत फ्रस्ट्रेशन में है। अब देखना मेडिटेरेनियन और यूरोपियन मार्केट चीन की जागीर नहीं है। और जैसे ही यूरोपियन यूनियन के साथ में हमारा जो एग्रीमेंट हुआ, उसने ये बात बिल्कुल खत्म कर दी कि लगभग 27 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है भारत और यूरोपियन यूनियन की, वो साथ आ चुकी है। और आप सोचिए कि कितना बड़ा डेवलपमेंट ही होने वाला है। जब वॉशिंगटन को झुकना पड़ा, आप जानते हैं इसका मैंने अभी आपको बताया है कि किस प्रकार से ट्रेड डील के बाद में अमेरिका ने अपने जो व्हाइट हाउस है उसके ऊपर जो फैक्ट शीट जारी की थी, उसके अंदर उसको बदलाव करना पड़ा। और ये मानना कि भाई अमेरिका बदलाव कर रहा है तो अमेरिका को झुका देना, ये अपने आप में दिखाता है कि भारत की जो विदेश नीति है आज वो ऐसी हो चुकी है कि भारत फर्स्ट की जो नीति है वो लेकर के चलेंगे। अब सोचिए, अब इसमें अमेरिका ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। कारण क्या है, कारण ये है कि भारत तो जब रिप्लेस करेगा तब करेगा, लेकिन चाइना तो उनको अभी रिप्लेस करने वाला है। इसे लेकर के अमेरिका मानता है कि दुश्मन नंबर 1 जो है वो चीन है, भारत को तो हमें साथ लेना पड़ेगा अगर चीन को बैलेंस करना है तो देखिए ये तो भारत का विकल्प तो है नहीं अब अमेरिका के पास में, इसीलिए सब कुछ झेलने के लिए तैयार है। इंडियन रुपी रिफाइनरी ग्लोबल मार्केट, भारत ने खूब इसमें बिजनेस किया, रूस से सस्ता तेल लिया, उसको रिफाइन किया और फिर यूरोप के देशों में उसको जो है बेच दिया, और इसी से जो है धीरे धीरे हमने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। लेकिन अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि उसकी निर्भरता है। मिडिल पावर सॉलिडरिटी, यही वो शब्द है, दूसरा क्वेश्चन है या पहला क्वेश्चन है जिसमें एक विकल्प दिया गया है, मिडिल पावर सॉलिडरिटी, यानी कि कनाडा और पश्चिम का जो यूटर्न है, जिस कनाडा के साथ 36 का आंकड़ा था भारत का, आप जानते होंगे कि निज्जर को करके हो या फिर खालिस्तानी जो भारत से अलग होने की जो बात करते हैं उसको सपोर्ट की बात हो, कनाडा हमेशा भारत के अगेंस्ट जाकर के खड़ा रहा। लेकिन आज जो है कनाडा, मैंने बताया कि FTA उनके साथ भी होने वाला है, और यूरेनियम और जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं उनके लिए भी कनाडा से 10 साल का जो डील है वो होने वाला है। मार्क कार्नी जो है वो मार्च के अंदर ही भारत आने वाले हैं। आइए, US अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है, एक तो ये कारण है इनका सब भारत की ओर आकर्षित होने के लिए, लेकिन यही कारण नहीं है, मैंने बताया आपको शुरू में जितने सारे कारण हैं। दूसरा है चाइना थ्रेट, यानी कि चाइना को देश
जो है थ्रेट के रूप में देखते हैं। दूसरा कारण है भारत एक रिलायबल एंकर जो है ये बन चुका है, रिलायबल एंकर भारत बन चुका है, यानी कि विश्वसनीय साथी। इसे ही उन्होंने मिडल पावर सॉलिडिटी, यानी कि जो रिलायबल एंकर है इसी को जो यूके हो या फिर यूरोपियन कंट्री है उन्होंने मिडल पावर सॉलिडिटी का जो नाम दिया है। अंडरवियर की इलास्टिक, यानी कि कभी कभी यूरोप के देश क्या कहते थे, अमेरिका क्या कहता था कि भारत अंडरवियर की प्लास्टिक भी बना करके दिखाए, सुई तो बना करके दिखाए। लेकिन आज बात वह है कि तुम अंडरवियर की बात करते थे, भारत के अंदर आप पता है क्या हो रहा है, भारत के अंदर डेटा सेंटर्स बन रहे हैं। आप सोचिए कि डेटा सेंटर्स भारत के अंदर बन रहे हैं। भारत ने अपना जो है आप जानते होंगे सर्वम एआई, चैट जीटीपी और जो डीप सीक हो या जेमिनी हो उससे कहीं ज्यादा एफिशिएंसी और ज्यादा सटीकता जो है इसकी है। मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं उसे। एप्पल से लेकर के फाइटर जेट्स, डेटा सेंटर सब भारत में बन रहे हैं। डबल विन भारत की हो चुकी है। भारत जो है ना सिर्फ आर्थिक रूप से सक्षम बन रहा है बल्कि अपने जो डिफेंस सेक्टर है उसके साथ साथ अपनी जो इकोनॉमी है और साथ ही जो सप्लाई चेन है इसको भी लगातार एक चाइना +1 की जो लेकर के चल रहा है कि हम चाइना का विकल्प बने, चाइना ही ना हो और हमारे लिए भी चाइना ही एकमात्र सप्लाई ना हो, हम दूसरों से भी ये सप्लाई करें। यही हमारा जो है एक मोटो है। सीक्रेट हम अलग क्यों हैं? देखिए यूएसए की जो हेजीमनी है वो दुनिया पर चलती है लेकिन भारत पर नहीं चलती। कारण है कि और कोई ऐसा देश नहीं है जो चाइना को काउंटर बैलेंस कर सके, कभी विषय ऐसा आता है तो। दूसरा है चाइना की विस्तारवादी नीति, यानी कि चाइना लगातार जो है एक डिक्टेटरशिप की तरह से चल रहा है, ये भी एक। और एक है पार्टनरशिप और सहयोग काम करता है, हम फोर्स नहीं करते, दिल जीतते हैं। यार भारत का जैसे मैंने आपको बताया गेम थ्योरी का जो हिस्सा मैंने बताया है कि भारत का वही है कि लॉन्ग टर्म में जो जीत है वो होगी हमेशा सच्चाई की, याद रखना इस बात को। यानी कि पुराना वर्ल्ड ऑर्डर जो है लगातार चरमरा रहा है, भारत एक रिलायबल एंकर जो है वो बन करके उभर रहा है और इसीलिए भारत की जो स्थिति है बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। सवाल यह नहीं है कि सब भारत क्यों आ रहे हैं, जो मैंने आपको शुरू में सवाल पूछा था, जो कहा था कि सारे के सारे भारत क्यों आ रहे हैं, लेकिन सवाल जो है ना वो ये है कि जो भारत नहीं आ रहे हैं उनका क्या होगा भविष्य में। क्यों? क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश बचेगा जिसके पास में इतनी ज्यादा जनसंख्या होगी और साथ ही साथ ऐसी जनसंख्या जिसकी एवरेज एज 28 साल होने वाली है। और भारत जो है जो चाइना से निकलने वाली कंपनी, अब सोचिए 40 साल के व्यक्ति से कौन काम कराएगा, क्योंकि वो जो काम करेगा उसके लिए उसे ज्यादा पे करना पड़ेगा। और ये पे क्यों करेंगी कोई भी एमएनसी, वो भारत आएगी ना, भारत आएगी। भारत के अंदर डेटा सेंटर्स होंगे। आप जानते हैं कि भारत जो है वो चौथा ऐसा देश बना है जहां पर वो डार्क फैक्ट्री स्थापित की है। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी उसके लिए कि चाइना जो तमिलनाडु के कांचीपुरम के अंदर एक डार्क फैक्ट्री स्थापित हुई है जहां पर 100% ऑटोमेशन से काम हो रहा है। आप सोचिए कि भारत जो है वो गैलियम नाइट्राइड की जो चिप है, अभी सिलिकॉन का चिप तो दूसरा बना रहे सेमीकंडक्टर जिन्हें बोलते हैं, लेकिन भारत के द्वारा गैलियम नाइट्राइड की जो चिप है वो बनाई गई है। और वो भी कहां पर बनाई गई है? वो बनाई गई है छत्तीसगढ़ के अंदर, रायपुर, न्यू रायपुर के अंदर। आप सोचिए कि जहां पर ये सब कुछ होगा, जहां पर एक मार्केट होगी, जहां पर आप सोचिए बाजार का क्या नियम है, बाजार जो है या फैक्ट्री कहां स्थापित होती है? वहां होती है जहां रिसोर्सेज होते हैं और वहां होती है जहां पर उसका कंजप्शन करने वाले लोग नजदीक होते हैं। तो सीधा सा वही है कि भारत के अंदर कंजप्शन भी है, भारत के अंदर उसको सपोर्ट करने वाले क्या हैं, ये सेमीकंडक्टर्स वगैरह सब कुछ है। तो चाइना में अंदर क्यों स्थापित होंगे? और सस्ता वर्कफोर्स भी भारत के अंदर मिल जाएगा, तो भारत के अंदर वो आने वाली है। देखिए अपना जो क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन का आंसर है, पहला है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी कि चीन ग्रीस के जो पीरियस पोर्ट जो है के जरिए यूरोप में अपना एकाधिकार जमाता था, अब भारत का जो डिफेंस एग्रीमेंट है उसके साथ उसको काउंटर करेगा। पहले का जवाब ये है। और दूसरे क्वेश्चन का जवाब है मिडल पावर सॉलिडिटी, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया। देखिए कनाडा और यूरोपीय देश ने अमेरिका की अनिश्चितता और चीन के खतरे को देखते हुए भारत के साथ जुड़ने के लिए एक टर्म कॉइंड की है जिसका नाम है, क्या है बोलिए दोबारा से, मिडल पावर सॉलिडिटी। और आपको लास्ट में यही है। थैंक यू, आपने वीडियो देखा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। और आप सारी वीडियो और पीडीएफ वगैरह भी एक्सेस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। नोट्स वगैरह भी यहाँ से आप जो है एक्सेस कर पाएंगे। और व्हाट्सएप से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं 1 to 1 अगर आप चाहते हैं। तो तीसरा और चौथा विकल्प है, मेरी ऐप है PRS ऑफिशियल, आप जाकर के इसको डाउनलोड करें और वहां पर बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो रखे हुए हैं। आप जाकर के PDF की फॉर्म में है, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं और वो PDF उसके साथ आप पढ़ लेंगे तो आप सोचिए कि आपके जो कंसेप्ट है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाने वाले हैं। डेटा वहां से भी मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ से आपका जो बेस है वो तैयार कर रहा हूँ। आप जाकर कर बहुत सस्ते हैं, मात्र 400-400 500-500 रुपए में। ऐसा नहीं है मैंने कोई 2-2 4-4 हजार कीमत नहीं रखी हुई है और इससे हमारा सपोर्ट हो जाएगा। बस यही है, तो आप जाइए डाउनलोड कीजिए और परचेज कीजिए। आज वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।